बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। पंचाल को कहीं नहीं रखा गया। भाजपा के लिए वोट का सवाल है, हमारी पहचान का सवाल है। बार हाउस अर्जेंट हुआ, पहली बार लोग सड़कों पे उतरे, एलओपी साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने कुर्बानियां दी, आपने उनका अपमान किया है। तो पीर पंजाल के लोगों को सिर्फ आपने वोट बैंक के लिए रखा है। वहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता बोलते क्यों नहीं बोले? सतीश शर्मा बिलावर के एमएलए ने कहा पीर पंजाल क्या है, ये है वो है। इन्हें धर्म की नॉलेज भी नहीं है, ये धर्म को सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इनको धर्म की नॉलेज होती तो इनको ये पता नहीं पीर पंजाल किसके नाम से पड़ा है। चाहता है कि उसे एक दिन की छुट्टी मिले, वो भी शनिवार और संडे की छुट्टी। आपको पता है कि आजकल हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, लेकिन एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद जम्मू में थे और उन्होंने सोचा कि कल संडे है, क्यों ना जाकर राजौरी में अपने लोगों का हाल चल जाना चाहिए। एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद अभी अभी पहुंचे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कीमती समय दिया। हमने आपको कॉल की थी, आप सोए हुए थे, लेकिन आपने अपने इंटरव्यू जो है हमें दिया। सर, सबसे पहले आपने पीर पंचाल की आवाज़ उठाई। क्या लगता है कि पीर पंचाल की आवाज़ को सुना जाएगा? क्योंकि एलओपी सुनील शर्मा का यही बयान था कि कौन सा पीर पंचाल कहीं भी फॉल नहीं करता। इसको लेकर आपने काफ़ी ज़्यादा असेंबली में आवाज़ें भी उठाई। क्या लगता है कि पीर पंचाल की आवाज़ को ये गूंजने वाली आवाज़ बनेगी या ये दब कर रह जाएगी? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। बीजेपी के जो एलओपी साहब, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, एक तरफ बीजेपी के राजौरी पुंछ के लीडर्स ये कहते थे कि अगर हमें मैंडेट होता, अगर हम जीते होते तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राजौरी में होती या पुंछ में होती। दूसरी तरफ जब लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी को पूछा गया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा जम्मू में। तो किसी पत्रकार ने ये पूछा कि खिता पीर पंजाल से भी डिमांड आ रही है, तो उनको इतना बुरा लग गया कि उन्होंने कहा कौन सा खिता, कैसा खिता, पीर पंजाल क्या है, कौन सी डिक्शनरी में है। मतलब आप मुझे बताइए कि अगर उनके दिल में राजौरी पुंछ के लिए दर्द होता और अगर यहाँ के नेता सच बोल रहे होते कि हमने अपने वरिष्ठ लीडरों से वरिष्ठ नेताओं को हमने बोला है एनएलयू के लिए हम बड़ी फाइट कर रहे हैं, तो फिर उनके एलओपी साहब को इतना गुस्सा क्यों आ गया? यानी कि पीर पंचाल को कहीं रखा ही नहीं गया ना? पीर पंचाल को कहीं नहीं रखा गया। और वो एनएलयू का नाम सुन के वो ये भी तो कह सकते थे कि ठीक है, पीर पंजाल भी डिजर्व करता है, ठीक है आप दे दीजिए। या फिर वो कह सकते थे कि भाई ठीक है, डिमांड कर रहे हैं, डिमांड करना तो सबका राइट है। लेकिन उन्होंने कहा कौन सा पीर पंजाल, कैसा पीर पंजाल। और जब हमने इस मुद्दे को हाउस में उठाया, और ये हमारी आइडेंटिटी का सवाल है, भाजपा के लिए वोट का सवाल है, हमारी पहचान का सवाल है। मैं देख रहा था आपको कि आपने सबसे पहले बाकी जितने भी मुद्दे थे उन्हें दूर रखे, कि आपने सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि हमारी मातृभूमि, यानी कि हम पीर पंचाल से हैं तो हमारी मातृभूमि को टारगेट किया जा रहा है, उसे कहा जा रहा है कि वो कहीं भी फॉल नहीं करती। हालांकि अपनी माँ के लिए कोई भी नहीं सुनता, अगर आप भी चाहोगे तो, क्योंकि मातृभूमि एक माँ की तरह होती है, क्योंकि जिसने हमें जन्म दिया। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पीर पंचाल से कुछ ऐसी आवाज़ें निकलेंगी जो कि एलओपी सबको जवाब देंगी? नहीं, तो वो निकली हैं। असेंबली के अंदर पहली बार हाउस अर्जेंट हुआ, पहली बार लोग सड़कों पे उतरे, एलओपी साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए और मजबूरन होके एलओपी साहब को फिर यू टर्न लगाना पड़ा। लेकिन मेरा सवाल उन भाजपा के नेताओं से है कि आपने एलओपी साहब के खिलाफ या एलओपी साहब को एक वर्ड नहीं बोला। आपकी पार्टी के विधायक सतीश शर्मा ने कहा कि कौन सा पीर पंजाल, कौन सी कुर्बानियां दी हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, आपने उनका अपमान किया है। तो पीर पंजाल के लोगों को सिर्फ आपने वोट बैंक के लिए रखा है कि सिर्फ आपने वोट लिए, इसका मतलब आपने उन लोगों की डिसरिस्पेक्ट की है और लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। और भाजपा का दोहरा चेहरा वो सामने आया है। यानी कि कांग्रेस की तरफ से भी प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन भाजपा ने कोई राजौरी के अंदर प्रोटेस्ट नहीं किया। हाँ, तो एक काम करते ना, यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता बोलते क्यों नहीं बोले? सतीश शर्मा बिलावर के एमएलए ने कहा पीर पंजाल क्या है, ये है वो है। मैं कहता हूँ कि मामला
प्रांत का नहीं था, मामला एनएलयू यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है। ये गुमराह मत करें कि जी वो पर्वत है तो वो, मैं कहता हूं वो हिस्ट्री तो हमने बताई, और इनको अपने धर्म की नॉलेज भी नहीं है। ये धर्म को सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इनको धर्म की नॉलेज होती तो इनको ये पता नहीं पीर पंजाल किसके नाम से पड़ा है। जो 5 पांडव थे, उनकी महारानी द्रौपदी के पिताजी पंचाल नरेश, उनके नाम पर पीर पंचाल पड़ा है। पीर पंचाल में ऋषि मुनि हैं। बुड्ढा अमरनाथ कहाँ है, निगाली साहब कहाँ है, उसके बाद साईं मीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कहाँ है, छोटे शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कहाँ है, बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कहाँ है, साईं जान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कहाँ है, नगून दरगाह कहाँ है, रामकुंड कहाँ है। तो आपने ऋषि मुनियों का अपमान किया, आपने ऑपरेशन सिंदूर के लोग में शहीदों का अपमान किया, और जो भाजपा पूरे देश में, मोदी जी भाजपा ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही लूट रही है, और उस ऑपरेशन सिंदूर की बातें करके वोट मांग रही है, वो पीर पंजाल में। और पीर पंजाल में एलओपी साहब आते हैं, आई लव पीर पंजाल, उसके सामने सेल्फी खिंचवाते हैं, उसको पोस्ट भी करते हैं, और जम्मू में जाकर वो कहते हैं कौन सा पीर पंजाल, कैसा पीर पंजाल। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। भाजपा का असली चेहरा सामने आया है, और उन्होंने माफ़ी तो मांगी नहीं, लोग उनको जवाब देंगे। पीर पंचाल में साफ तौर पर अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी तभी जाकर कहीं ना कहीं भाजपा को जवाब मिल सकता है, लोगों का ये कहना है। आप मुझे बताइए, 8 एमएलए थे, और यहाँ जो भी बातें हुई, मैंने कहा था कि मैं आवाज़ उठाऊंगा, तो मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा असेंबली में उठाया, और मजबूती के साथ उठाया, और जो मैं ये काम कर सकता था वो मैं कर रहा हूँ। और एनएलयू के अलावा और जो मुद्दे हैं वो भी मैं असेंबली के उठा रहा हूँ, और लोगों का मैं खादिम हूँ। जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितनी मेरी ताकत है, ये मैं मुद्दे असेंबली में उठाता रहा। सर, आपको क्या लगता है कि राजौरी के जितने भी एमएलए हैं जो कि आपके साथी हैं, मतलब कि साथ देते हैं, क्या पीर पंचाल के अंदर नेशनल यूनिवर्सिटी को बना पाएंगे या नहीं? देखिए, ये तो सरकार का निर्णय है, लेकिन हमें लड़ाई लड़नी है। हमारा हमने लड़ना है, और हमने आवाज़ उठानी है, और वो हम उठाते रहेंगे। आपने आज राजौरी की आवाज़ भी उठाई थी कि राजौरी के अंदर एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए। सर, वो आवाज़ क्यों उठी? क्योंकि इससे पहले भी कई एमएलए आए, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई राजौरी के जीएमसी को लेकर। आपने कई बड़े प्रोजेक्ट भी जीएमसी के अंदर दिए हैं। आज ऐसा ही क्यों लगा कि आपने स्पीकर को रोककर साफ तौर पर कहा कि मेरे शहर, मेरे राजौरी के अंदर एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए? देखिए, यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ, एक नौजवान गंभीर रूप से घायल हो गया। जब मुझे पता चला तो मैंने हाउस के अंदर कार्रवाई को रुकवा के स्पीकर साहब के नोटिस में वो बात डाली, और उन्होंने सरकार को कहा, और वहाँ से ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शन दी। फिर डिप्टी कमिश्नर राजौरी डिवकम से बात हुई, और एयर चॉपर की व्यवस्था की गई, एयर लिफ्ट करने की। लेकिन उसको स्पाइनल इंजरी इतनी हो गई थी कि वो चॉपर में उसको लिफ्ट करना मुश्किल था, इसलिए कमी महसूस हुई कि एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि दूर दराज एरिया के लिए एयर एम्बुलेंस हो, ताकि अगर कोई इस तरह का हादसा हो जाता है तो किसी की जान ना जाए। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को, हेल्थ मिनिस्टर स्कीना इट्टू जी को, कि इस बार बजट में कैथ लैब का जो मैंने प्रॉमिस किया था, जो सपना था मेरा, वो पूरा हुआ। क्योंकि प्री बजट मीटिंग में भी मैंने इस पर दोबारा उठाया, तो उस मुद्दे को मैंने उठाया, और उसके लिए फंड्स भी रखे गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि कैथ लैब जल्द से जल्द जीएमसी राजौरी में होगा, और जो हमारे हार्ट अटैक से पेशेंट की डेथ होती थी उसमें कमी आएगी। सर, आज से कई साल पहले जो है लोग राजौरी के अंदर ट्रेन लाने का सपना देख रहे थे। आप क्या लगता है कि इस बार के बजट में जो ये बजट पास हुआ है, इस बार क्या राजौरी के अंदर ट्रेन आएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो राजौरी के लोगों को एक बार फिर से सपना दिखा रहे हैं कि राजौरी के अंदर ट्रेन आएगी। देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ मियां अल्ताफ़ साहब का, जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम सब के पीरो मुर्शिद है। उन्होंने ट्रेन के मामला रेलवे मिनिस्टर साहब से उठाया, और रेलवे मिनिस्टर साहब ने जो इस बार का बजट था उसमें प्रोविज़न रखा है, और
रजौरी पुंछ रेल लाइन जो पीर पंजाल में आएगी, उसका भी प्रावधान रखा है। देखिए, हर आदमी कोई ना कोई कंट्रीब्यूट करता है। सरकार का काम होता है काम करना, और वो कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीट करेगी और यहाँ भी ट्रेन आएगी। सर, इससे पहले कई बार बजट में ये ट्रेन आई है, लेकिन इस बार क्या लगता है कि सही में ये? देखिए, अभी तो बोला गया है, अब इस पे कितना पैसा लगता है, डीपीआर बनेगी। अभी तो उन्होंने कहा कि इस पे डीपीआर बन रही है, अभी उसमें फंड्स नहीं आए हैं, तो डीपीआर बन रही है। जब फंड्स एलोकेट होंगे फिर, लेकिन एक शुरुआत हुई है, वेलकम स्टेप है। सर, आप थके हुए हैं, लेकिन आखिरी क्वेश्चन मेरा ये रहेगा। सर, आज से 2 दिन पहले हमने एक स्टोरी की थी, जो कि कल्लर और अंदरोला गांव का एक ब्रिज था, वो कि हाफ कंप्लीट था, वो पूरा होने की कोशिश में लगा है। वो चाहता है कि क्या एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद के हाथों से उस पुल का उद्घाटन होगा, क्योंकि आपने आज से कई सारे काम जो बीजेपी ने अधूरे छोड़ दिए थे उसे आपने कंप्लीट किए हैं। क्या ये पुल भी आप कंप्लीट करेंगे साफ तौर पे? जब मैं पहली बार चुनाव में कैंपेन करने गया था, तब मैंने उस पुल को देखा था और मैंने वादा किया था, और उस पुल के लिए जब मेरी पहली मीटिंग हुई एमएलए बनने के बाद, मैंने उस पुल को इशू टेकअप किया। उसका नॉमेनक्लेचर का कोई इशू था, फिर ठेकेदार की लायबिलिटी थी। 2,97,00,000 रुपया मैंने इस बार लाया है, टेंडर हो गया है, ठेकेदार भी हमारे यहाँ के ही हैं। तो अब उस पुल का काम हम जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे, और जिस तरह बंडाले मांग का काम, जिस तरह वेदांत आश्रम का काम, जिस तरह हैमिल्टन ब्रिज का काम, जिस तरह पलमा चौकियाँ ब्रिज की अप्रोचेस का काम, बंद कामों को मैंने स्टार्ट करवाया है। इसी तरीके से इस ब्रिज का काम भी स्टार्ट होगा, और मुझे उम्मीद है कि जल्द स्टार्ट होगा और लोगों को राहत मिलेगी। इस बार राजौरी के बजट से क्या आपको संतुष्टि मिली है कि राजौरी का अंदर जो बजट आया है उसमें आप सेटिस्फाई हैं? देखिए, बजट तो पूरी स्टेट का आता है, लेकिन मैं इसमें रजौरी पुंछ को इस बार बजट में कैथ लैब मिली है, उसके बाद जीएमसी रजौरी में, उसके बाद एक सराय लेबर सराय है रजौरी में, उसके बाद इसका एम्बुलेंस जो बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस है वो दी गई है, और पुंछ में एक एमरजेंसी एक्सीडेंटल हॉस्पिटल। तो मैं समझता हूँ कि इन इलाक़ों में ये चीज़ें देना सरकार की प्राथमिकता है, और अभी और बड़ा कुछ करना बाकी है। अभी ये तो आगाज़ है, अभी 4 साल हैं। 4 साल हैं, और उसमें हमें और काम करना है और लोगों की खिदमत करनी है। देखिए, आप सबको पता है कि एमएलए राजौरी इस समय हमारे साथ थे, और मैं आपको बताऊं तो जो भी इंसान हमेशा छाने की कोशिश करता है तो उसके दुश्मन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद वो हैं जिन्होंने जो बंद हुए काम थे उन्हें कराने की स्टार्ट की, और साफ़ तौर पे मैं बताऊं तो राजौरी के लिए इस बार बजट में कुछ बड़ा तो नहीं आया, लेकिन जितना भी आया है वो कह रहे हैं कि बहुत है। लेकिन अगली बार फिर से कोशिश करेंगे कि राजौरी पुंछ के लोगों के लिए कुछ बजट में बड़ा लाया जाए। और क्या लगता है कि राजौरी के अंदर ट्रेन आ पाएगी या नहीं, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और आप बताना कि एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद राजौरी के अंदर किस तरह का काम करे हैं। कमेंट में आपकी राय ज़रूर होनी चाहिए। मैं अपने साथी अंशुविद के साथ आर्यन शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव, राजौरी।